हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने एडी के सारे कंपोनेंट्स, डायग्राम, स्केड्यूल, उसके बाद एएस के सारे कंपोनेंट्स, डायग्राम, स्केड्यूल, वाई एएस इज 45 डिग्री लाइन, ये सब अच्छे से समझ लिया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है, तो वीडियो एंड तक देखना। नेक्स्ट 35 टू 40 मिनट्स के अंदर ये टॉपिक पूरा खत्म कराऊंगा और एग्जामिनेशन में ये पक्का कवर होगा। और बहुत सिंपल है, डायग्राम भी है, स्केड्यूल भी है, अच्छे से देखना और समझना। स्टार्ट करते हैं एडीएएस का पार्ट नंबर 2। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ध्यान समझना क्लास, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बोलो या इनकम बोलो, कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम पे कहां ऑपरेट करे, कहां पे कौन सा लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा, उसको डिसाइड करने के लिए दो अप्रोच है। पहला है एडीएएस अप्रोच यानी नजरिया, और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी, इसको स्टडी करने के लिए देयर आर टू अप्रोच। पहला है एडीएएस अप्रोच और दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडीएएस अप्रोच और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अंडर एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में कोई भी इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बराबर होंगी। ये जो भी सेविंग्स है वो एक्चुअल नहीं है, वो प्लान सेविंग्स है, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल नहीं है, वो प्लान इन्वेस्टमेंट है। सो एडीएएस अप्रोच में इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है, जब एडीएएस के बराबर होगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है, जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बराबर होगा। मेरी बात समझ गए आप। एडी अगर एएस के बराबर है तो अल्टीमेटली सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। कैसे? एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई इज इक्वल टू एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, सी सी कैंसिल, यानी कि अगर एडी एएस के बराबर है तो सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट्स के बराबर है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी तो एडी एएस के बराबर होगा और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे पहले। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस, और एएस इज इक्वल टू वाई। अग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर है क्लास? वाई के। आउटपुट और इनकम बात बराबर है। मैंने आपसे ये भी कहा था ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां हमारी इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होती है, यानी कि जहां पे सेविंग्स क्या होती हैं, जीरो, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में सबसे पहला है एडीएएस अप्रोच। इन दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या जीडीपी या इनकम इज अचीव्ड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट तब अचीव होता है जब एडीएएस के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये रहा इनकम, ये रहा कंजप्शन, ये रहा इन्वेस्टमेंट, फिर ये है एडी, ठीक है। और ये इनकम में से कंजप्शन घटाएंगे तो क्लास सेविंग्स आएगी, और ये एएस है। तो देखो आप चाहो तो ना सीधे ये बना सकते हो वाई, फिर बना सकते हो एडी, फिर बना सकते हो एएस। आप इतना सारा बनाओ ही मत, डायरेक्टली बना सकते हो। तो ये 100, 200, 300, 400, 500 है। तो आपको पता है जो इनकम होता है वही एएस होता है, 100, 200, 300, 400, 500। और एडी आपने क्लास सी प्लस आई को लेना है, 150 प्लस 50 200, 250 प्लस 50 250। तो ये 250 है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा ना तो बता देता हूँ, यह है 300, यह है 250, यह है 50, यह है 300, यह है 50, यह है 300। तो आप देखोगे क्लास की जो एडी है और जो एएस है वो आपस में बराबर है किस लेवल ऑफ इनकम पे? 300। तो 300 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। और वहां पे सेविंग्स भी किसके बराबर दिख रहा है क्लास आपको? इन्वेस्टमेंट के। तो ये जो स्केड्यूल है ये एडी एएस अप्रोच का भी है और एसआई अप्रोच का भी है। अब ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे ये एडी थोड़ा ऊपर से बनता है और एएस 45 डिग्री से बनेगा। जहां एडी एएस आपस में इंटरेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ये होता है देश के सभी लोगों के पास काम है, जितने भी लोग हैं नहीं, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, अगर उनके पास काम है
तो इकोनॉमी समझ लो इक्विलिब्रियम में है। दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क, इफ दे गेट वर्क, अगर उनके पास काम है तो समझ लो इकोनॉमी किस में है क्लास, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये हो गया एडीएएस अप्रोच, ये हो गया सेविंग सॉरी ये एडीएएस अप्रोच में जहां पे एडीएएस के बराबर होगा जो वो पॉइंट आएगा वो क्लास आएगा आपका इक्विलिब्रियम, राइट। चलो नेक्स्ट है क्लास, व्हाट हैपेंस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, क्या होगा अगर एडी ज्यादा है एएस से, तो व्हाट हैपेंस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस। देखो आप सबको पता है, मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझा दिया, अगर एडी एएस के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर एडी एएस के बराबर है तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। डायग्राम भी आपने समझ लिया ना अच्छे से, ये एडी है ये एएस है, जहां कट होगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का है। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, और ये हो गया इनकम, ये हो गया एडी एएस। ये सब कुछ भरना जरूरी है बेटा आपको, तो आप जब भी डायग्राम बनाओगे ना तो हर एक चीज, दोनों एक्सिस और ये जितनी भी आप डायग्राम बना रहे हो, जो कर्व है जो लाइन है वो अच्छे से आपका फिलअप होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर ADAS approach economy is in equilibrium when AD is equal to AS. Okay, what happen if AD is greater than AS? अगर दोनों बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर AD ज्यादा है तो क्या होगा, या AS अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये बात आप ध्यान रखना, अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा है तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर AD ज्यादा है, आप पहले खुद सोचो समझो, फिर क्लास इसका आंसर पढ़ेंगे हम। अगर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग तो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे, आपकी दुकान के बाहर बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं, सामान कम है आपके पास, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, तो यहाँ ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है क्लास, बढ़ता है। अब यहाँ पे लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, सप्लाई, दुकान में के बाहर ग्राहक ही नहीं खड़े, आप सप्लाई पे सप्लाई करे जा रहे हो, सामान पे सामान बनाए जा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे क्लास, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है, डिमांड ही नहीं हो रही और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आप प्रोडक्शन में कटौती करोगे, सिंपल। अब पढ़ते हैं इसको फॉर्मल लैंग्वेज में, व्हेन क्योंकि सीवीटी में क्लास आपको ना ये लाइन से ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, तो इसीलिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इसको समझाना आपको बहुत जरूरी है। व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, जब AD ज्यादा होगा AS से, इसका मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड, जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में आ रहा है वो कम है, सप्लाई कम है डिमांड से, प्रोड्यूसर्स नीड्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादा प्रोडक्शन करना है आपको, बिकॉज सारा का सारा एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वो सोल्ड आउट हो गया, और प्रोड्यूसर सफर कर रहे हैं लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो है वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका नुकसान में जा रहे हो आप, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो। अगर AD कम है, when AS is more than AD, यानी AD is less than AS, तो flow of goods and services in economy tends to exceed their demand, तो जो इकोनॉमी में हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं वो उनकी डिमांड से ज्यादा है, जिसकी वजह से सम ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ सामान ऐसा है जो बिकता ही नहीं है। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन द प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसर क्या करता है क्लास, कटौती करता है प्रोडक्शन में, कॉन्सिक्वेंटली जिसकी वजह से AS वुड रिड्यूस एंड बिकम इक्वल टू AD, तो AS जो है वो घट जाएगा और AD के बराबर आएगा, अग्रेड सप्लाई जो है वो कम होगा और AD के बराबर आएगा। तो देखो यार, अगर AS ज्यादा है तो AS को कम करना है, और अगर AD ज्यादा है तो सप्लाई को बढ़ाना है। आप डिमांड में कोई कटौती नहीं कर सकते, डिमांड में चेंज नहीं कर सकते, हम सप्लाई में चेंज कर सकते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब आते हैं क्लास SI अप्रोच, तो अंडर SI अप्रोच इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और सेविंग्स एक्चुअल नहीं है, सेविंग्स प्लान है, जो प्लान सेविंग है वो अगर प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया Y, ये हो गया S, ये हो गया I कांस्टेंट है और S पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे SI के बराबर कहाँ पे है, 200 पे, तो अंडर 200 लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो वो ADAS वाला अलग था डायग्राम, इसका डायग्राम अलग है, स्केड्यूल भी अलग है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, ये I तो कांस्टेंट है ना, I कांस्टेंट है, और सेविंग्स पहले नेगेटिव होता है, देखो माइनस फिर पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जीरो होगा, तो ये देखो क्लास, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ये जो पॉइंट है ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, और ये जो पॉइंट E है, E जो है वो है क्लास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास काम है, तभी जितना सामान डिमांड हो रहा है उतनी ही सप्लाई आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये मान लेते हैं 200 हो गया, तो 200 लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम आ गया, ठीक है। अच्छा आप चाहो ना इन दोनों को ना एक साथ ही बना सकते हो, कई बार
आता भी है कि बच्चे बोलते सर दोनों को एक साथ बना के दिखा दो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दोनों को ना एक साथ बना के दिखाता हूँ, वो भी आपको मजा आएगा सीखने में। डायग्राम में टेंशन मत लो, डायग्राम में बिफोर एग्जाम तुम्हें प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें डायग्राम ही डायग्राम कराऊंगा, तो डायग्राम की बिल्कुल चिंता मत करो, उसमें मैं आपको स्ट्रांग बना दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आप फिर से देखो जरा इसको। तो ये हो गया ADAS अप्रोच और ये हो गया SI अप्रोच, ये लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम। तो अब ADAS अप्रोच में इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम में आएगा जब ADAS के बराबर होगा। तो AS 45 डिग्री से बनता है, पता है आप सबको, तो यहाँ से बना लो AS, ये हो गया AS। अब AD थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, है ना, इस तरीके से, ये हो गया AD। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया AS, ये हो गया AD और ये हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, डॉट 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 करके इक्विलिब्रियम आ गया। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट में ये है क्लास आपका इन्वेस्टमेंट्स। ओके, अब सेविंग्स बनाते हैं। सेविंग्स पहले नेगेटिव होगा, फिर जीरो होगा, फिर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये है सेविंग्स आपका। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग्स है, और ये हो गया इक्विलिब्रियम। तो आप ये नोटिस करना कि जिस लेवल ऑफ आउटपुट पर ADAS के बराबर था उसी लेवल ऑफ आउटपुट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये जो इनकम का लेवल यहाँ पे आ रहा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, तो ADAS और SI अप्रोच अगर आप एग्जामिनेशन में बनाओगे ना एक प्रॉपर साइज में डायग्राम, टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, कॉपी भरी भरी लगेगी आपकी, और टीचर वेल समझ पाएगा कि भाई सेविंग्स पहले नेगेटिव है, फिर जीरो है, और फिर पॉजिटिव है। ये सब लिखा होना बहुत जरूरी है, कौन सा डायग्राम का क्या नाम है ना, एक्सिस में क्या क्या रखा है आपने, वो सब लिखा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो अंडर ADAS अंडर SI अप्रोच वो हमने पूरा का पूरा अच्छे से सीख लिया। अब सवाल यह है कि अगर सेविंग्स ज्यादा है तो क्या होगा। सिंपल सी बात सोचो, लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं लोग, राइट, सेविंग्स ज्यादा हो रही है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो होगा क्या, हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्च करने को तैयार ही नहीं है, तो हम प्रोडक्शन कम करेंगे। It implies that when plan savings is greater than the plan investment is in the circular flow of income, accordingly overall expenditure in the economy would remains lower. लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, बचत ज्यादा कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर लोगों की कम होगी, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। तो हम सोच रहे थे इतना सामान बिकेगा, लेकिन लोग खर्च नहीं कर रहे। हमारे पास ना बहुत सारा सामान अनसोल्ड हो गया, अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो गया, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, टू क्लियर देयर स्टॉक्स दे शुड रिड्यूस और लेसर प्लान लेसर आउटपुट, दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, कटौती, प्रोडक्शन में कटौती करेगा, और तब तक जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बराबर ना हो जाए। व्हाट हैपेंस इफ S लेस देन I, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लोग खर्च करने को तैयार है, लोग खर्च कर रहे हैं, हमारे पास सामान ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इट इंप्लाइज दैट प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अकॉर्डिंगली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय। तो जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। हियर प्रोड्यूसर्स वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, तो प्रोड्यूसर्स डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा। टू मैनेज देयर सिचुएशन मैनेज करने के लिए प्रोड्यूसर नाउ प्लान हायर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स के बराबर ना हो जाए। तो ADAS और SI अप्रोच दोनों बराबर रहेगा, तब क्या होगा, कोई कम होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पे आपको अच्छे समझ आ गई। ठीक है, नाउ अगर ADAS से ज्यादा है, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड। एक्सिस डिमांड कौन सी सिचुएशन है, एक्सिस डिमांड इज द सिचुएशन वेयर अग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स अग्रीगेट सप्लाई, जहां पे अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फुल लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम। हियर AD इज ग्रेटर देन AS, और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कितने सिंपल तरीके से बना रखा है। देखो ये हो गया AS 45 डिग्री से, ये हो गया AD, जहां बराबर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब एक्सिस डिमांड में AD ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो अब ये ध्यान रखना, ये जो AD है ये C+I है, CUET में पूछा गया था इस साल ही, ये AD C+I है, और ये AD1 है C+I प्लस डेल्टा I। ध्यान रखना, तो AD का फॉर्मूला क्या होता है C+I, और AD1 का फॉर्मूला है C+I, तो AD है ही प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा I। तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से AD ऊपर चला गया, और अब ये दोनों AD की जो बीच का गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी
गैप, AD1 माइनस AD। तो ये जो AD1 है इसमें से AD घटाओगे तो ये जो दोनों AD के बीच का गैप है, इस गैप को बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। और कई बार बच्चे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड क्या है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, वो जो डिमांड उस टाइम पे हो रही है उस डिमांड को बोलते हैं केन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव डिमांड। तो ध्यान रखना, बच्चों ने पूछा भी था लास्ट टाइम। तो ये है 45 डिग्री से, और तो ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो गया क्लास एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सिस या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सिस या सॉरी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सिस या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इधर आएगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी आएगा। और अब जैसे दोनों बराबर है इसलिए लिखा नहीं है, बट आप दोनों लिख के चलना, इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। खाली इनकम भी लिख सकते हो, इनकम स्लैश आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो। ये है डायग्राम आपका एक्सिस डिमांड का, प्लीज भूलना मत। एक्सिस डिमांड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा खास है। और एक्सिस डिमांड की वजह से जो है वो ये जो गैप है वो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। और जो खाली एडी है इसका फॉर्मूला है C+I, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आने की वजह से एडी बढ़ जाता है, तो AD1 का फॉर्मूला है C+I प्लस डेल्टा आई। तो ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये जो पूरा का पूरा गैप देख रहे हो दोनों एडी के बीच का, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब एक्सिस डिमांड के कारण क्या क्या है, तो आपने एडी के 5 कंपोनेंट्स को पढ़ रखा है, पांचों कंपोनेंट्स को बढ़ाओगे ना तो एक्सिस डिमांड का कारण बनेगा, रीजन बनेगा। जैसे इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये सारे खर्चे बढ़ेंगे तो एक्सिस डिमांड का कारण बनेगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा है ना तो भी कहीं ना कहीं क्लास डिमांड बढ़ेगा। हम ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे देश का सामान ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं बाहर से। और डिक्रीज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट कम कर रहे हैं, अगर हम बाहर से नहीं खरीद रहे इसका मतलब हम देश से ही डिमांड कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, इंपोर्ट कम हो रही है इसका मतलब जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट है ना वो हमारे देश की चीजें खरीद रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है, एक्सिस डिमांड। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इसका मतलब बाहर के देश के लोग हमारी कंट्री के सामान की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको बेच रहे हैं, तो ये एक्सिस डिमांड का कारण बनेगा, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना तो वही लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस। अब वो इंटरनेशनल प्राइसेस की ज़्यादा लग रहा है, डोमेस्टिक प्राइस कम लग रहा है उसकी कंपैरिजन में, इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट घट रहा है, क्या इंटरनेशनल प्राइस हाई है और डोमेस्टिक प्राइस कम है। टैक्स रेट अगर कम होगा ना तो भी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि टैक्स रेट कम होगा तो इनकम ज़्यादा दिखेगी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो ये आपका एक्सेस डिमांड का कारण बनेगा। अगला है डेफिशिएंट डिमांड, इसको डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं। ये वो सिचुएशन है जहां एडी कम है एएस से। इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, कोई अंतर नहीं है। ये है एएस 45 डिग्री से, एएस को वाई भी बोलते हैं। ये हो गया एडी C+I, एडी नीचे आ जाएगा तो C+I माइनस डेल्टा आई। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कम हो गया और लोग इन्वेस्टमेंट कर छोड़ के भाग गए, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ये जो दोनों एडी के जो बीच का गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं क्लास, डिफ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के जो बीच का गैप है इस गैप को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, और ये हो गया इनकम आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट, राइट। डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, और ये दोनों एडी के बीच का जो गैप है। और ये हो गया ई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये जो पॉइंट आ गया एफ, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वहां पे था एक्सिस और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, सोच से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट जो सोचा हुआ है उससे कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो पीछे है, नीचे है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ऊपर है तो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये जो डायग्राम है एडी एएस CIS, ADAS अप्रोच, SI अप्रोच, एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफ्लेशनरी गैप का फॉर्मूला क्या हो गया, AD माइनस AD1। तो यहाँ पे जो AD1 है वो C+I माइनस डेल्टा आई, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है। यही एक्सिस डिमांड होता ना तो ये लाइन ऊपर बनता, इन्फ्लेशनरी गैप होता, और AD C+I प्लस डेल्टा आई होता, ठीक है।
तो डेफिशिएंट डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो लाइन कॉरस्पॉन्डिंग में लिखना है, बिकॉज हम फुल एम्प्लॉयमेंट से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी कंपैरिजन में नीचे आ गई एम्प्लॉयमेंट, है ना, डेफिशिएंट डिमांड के कारण, और ये जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है। तो आई होप आपको इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड और इसके अलावा एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो यहाँ तक जरूर अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस आप करना, क्योंकि ये आता है एग्जामिनेशन में डायग्राम इसका, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, और इसे कैसे कंट्रोल करेंगे हम वो भी आगे पढ़ेंगे, किसे कैसे कंट्रोल करेंगे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो एडी के जो 5 के 5 कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ेंगे तो वो रीजन बनेंगे एक्सेस डिमांड का, वो घटेंगे तो रीजन बनेंगे डेफिशिएंट डिमांड का। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कम होना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कम होना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, और इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, लिखा नहीं है इसमें, अच्छा ये सीधा लिखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो दोनों आ गया इसके अंदर, उसका कंजप्शन भी उसका इन्वेस्टमेंट भी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया। अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं मतलब हमारे देश के सामान की डिमांड नहीं हो रही, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं मतलब देश से नहीं खरीद के बाहर से खरीद रहे हैं। और टैक्स रेट बढ़ गया, अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वो डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड का कारण बनेगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना, डायग्राम बना के आना, अगर डायग्राम में दिक्कत है मुझे बताना कमेंट में, अगली क्लास में एक बार फिर से सारे डायग्राम अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैश फ्लो भी चल रहा है क्लास इस टाइम पे, तो पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, कोई डाउट कोई दिक्कत है तो पूछो, बट हाँ वर्क हार्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।